हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा, इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? केप्लर्स लॉज। दोस्तों, इन्हीं केप्लर्स लॉज की वजह से द स्टडी ऑफ केप्लर्स लॉज हेल्प न्यूटन। द स्टडी ऑफ केप्लर्स लॉज, न्यूटन भाई साहब से सीनियर कौन थे? केप्लर, ठीक। और उनके लॉ पहले ही आ चुके थे। एंड द स्टडी ऑफ केप्लर्स लॉज हेल्प द न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। लिखना चाहूंगा फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। स्टडी ऑफ केप्लर्स laws helped the Newton to formulate his theory of universal gravity. केप्लर भाई साहब के लॉज की मदद से या उसकी पढ़ाई करके न्यूटन भाई साहब ने अपनी खुद की एक थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। बेटा, इस थ्योरी का बेसिकली क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, which theory? Laid by Newton, theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object. Every object in the universe attracts every other object. हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है by a definite force। बेटा, according to the theory of universal gravity which was laid by Newton, every object in the universe attracts every other object by a definite force। ठीक, क्या कहते हैं? सपोज आप हो फ्रेंड्स और आपका सपोज ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट बी वाले को अट्रैक्ट करेगा और बी वाला ए वाले को अट्रैक्ट करेगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय सम डेफिनाइट फोर्स। ठीक, आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। सपोज फ्रेंड्स, ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये है M1, सपोज थोड़ा, ये है M1 यानी पहला ऑब्जेक्ट, एंड ये है M2 यानी दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, स्फेरिकल शेप्ड है। आई नो जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं वो स्फेरिकल शेप्ड है, मगर जरूरी नहीं है कि वो हर बार स्फेरिकल शेप्ड होंगे। वो वाला केस भी मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। पहले आप इसको ध्यान से देखिए। सपोज ये मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 एंड M2। M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड M2 इज द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है, इट इज कंसिडर्ड दैट देयर मास मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एट देयर सेंटर्स। तो मैंने इसके सेंटर को मार्क किया और दूसरे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर को भी मार्क किया फ्रेंड्स। ठीक, अब इन दोनों के बीच में किसके बीच में फ्रेंड्स? दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के
सेंटर्स के बीच का अंतर, यानी ये सेंटर्स के बीच का अंतर, इसको माना जाएगा डी। क्या माना जाएगा फ्रेंड्स? डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फेरिकल मासेस या टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। According to this theory, every object in the universe attracts every other object by a definite force, and that force, उन्होंने क्या कहा? Every object in the universe attracts every other object by a definite force, and this force has a direction along the line. The direction of this force is along the line joining the centers of the two masses, या joining the centers of the two objects. Every object in the universe, as per the Newton's theory of universal gravity, every object in the universe attracts every other object by a definite force. And let us talk about this definite force. The direction of this definite force lies along a line joining the centers of the two masses. ठीक है फ्रेंड्स, the direction of the definite force with which the objects attract each other, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है बेटा, it lies along the line joining the centers of the two masses. ठीक बेटा, and the distance d is calculated between the centers of the two masses. बेटा ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसको हम लोग d नहीं मानेंगे बेटा, इस डिस्टेंस को हम d नहीं मानेंगे। d is the distance between the centers. d is the distance between the centers of the two masses. ये m1 वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये m2 मास वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर है, and d is the distance between the two masses of the two object, between the centers of the two masses. ठीक है बेटा, तो m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object. जो दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए हैं, सपोज अगर वो स्फेरिकल है, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के मास को नाम दिया गया m1, दूसरे वाले को नाम दिया गया m2, और दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को कहा गया d. ठीक, एंड द फोर्स एक्ट्स अलोंग दैट लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. फोर्स एक्ट्स अलोंग दैट लाइन. ठीक, यहां तक हमको समझ में आया बेटा. अब जो चीज सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा? ध्यान से देखो, वीआईपी है, बहुत बार एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बेटा क्या है? हम लोग फिर से मैं आपको कहता हूं, केपलर भाई साहब ने अपने लॉज दिए, न्यूटन भाई साहब ने केपलर के लॉज का पढ़ाई किया, एंड आफ्टर स्टडीइंग द केपलर्स लॉ इट हेल्प्ड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज ओन थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी. क्या कहता है न्यूटन्स थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के मुताबिक, के अनुसार न्यूटन भाई साहब का कहना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object by some definite force. Okay, suppose the first object is with mass m1, second object is with mass m2, and the distance between their centers is d. Okay, then as per the Newton's law of gravitation, what is Newton's law of gravitation? Every object in the universe attracts every other object by a definite force. Okay, and this force is directly proportional
this force is directly proportional to the product of masses. This force is directly proportional to the product of masses, and this force, every object attracts every other object by a definite force, and this force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. बहुत ये है बेसिकली, ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है बेटा? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विच फोर्स? जिस फोर्स से एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, उस फोर्स की बात हो रही है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या माना था? डी। मासेस कौन है? m1 एंड m2। ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर आपको लर्न करना है तो एक वीआईपी बॉक्स में मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। फोर्स is directly proportional. Force is directly proportional to the product of masses. Force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distances between them. Force, see, Newton's universal law of gravitation क्या कहता है? This force is directly proportional to the product of masses. masses कौन थे? m1 and m2। उनका प्रोडक्ट क्या हुआ? m1 into m2। This force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, and this is called as Newton's universal law of gravitation। बेटा एक बार देख लो, मैं दोबारा आपको ये रिवाइज कराने जा रहा हूं और अगले पॉइंट को पढ़ाने जा रहा हूं। बेटा ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। वापस एक बार न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझाने जा रहा हूं। उनका बेसिकली क्या कहना है, इस थ्योरी का क्या कहना है? एवरी ऑब्जेक्ट्स attract every other object by a definite force. Every object in the universe attracts every other object by a definite force, and as per the law, this force is directly proportional to the product of masses, and is inversely proportional to the square of distance between them। बेटा ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया चीज है। इसको ही अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो इससे आसान कोई नहीं है, बहुत सिंपल बेटा। जिस फोर्स से हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? द फोर्स विथ विच एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is nothing but universal
law of gravitation by Newton. F is the gravitational force, m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, d is the distance between the centers of two objects. ठीक है बेटा, और ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत जरूरी चीज है। अब इसके आगे का फिजिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। हमको मैथ्स में पता है F is directly proportional to m1 into m2 product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. बट मैथ्स में आपको पता है कि अगर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकालना है बेटा, तो आप क्या करोगे, therefore F would be equal to, ये निकाल के इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। सही है बेटा। लेकिन न्यूटन भाई साहब ने और आगे पढ़ाई किया और कहा कि दिस कांस्टेंट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कांस्टेंट, सादा सुदा कांस्टेंट नहीं है। और आगे चल के उन्होंने कहा दिस कांस्टेंट will be called capital G, will be denoted as capital G. This constant will be denoted as capital G. Now what about capital G? हर चीज कहूंगा बेटा, बट ध्यान से देखो, capital G is the constant of proportionality, is the constant of proportionality, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, and is called as this G. See, F was directly proportional as per the Newton's universal law of gravitation. Force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. F इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल निकाल दिया तो इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। बस ये निकल के इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक। नाउ दिस कांस्टेंट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी कांस्टेंट एज पर न्यूटन एंड दिस वाज स्पेशली जनरली कांस्टेंट के से लिखा जाता है, बट ये कांस्टेंट होकर इसको क्या लेटर दिया गया, कैपिटल जी बेटा, कैपिटल जी। ध्यान में रखो, यूनिवर्सल ये जो कांस्टेंट है इसको कैपिटल जी नाम दिया गया है इस केस में, एंड जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा आई होप आपको ये पूरे मुद्दे वीआईपी पॉइंट से बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। ये फिगर आपको निकालना जरूरी है कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m2 है। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d joining their centers. Okay, the law states that force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. If you remove this symbol, F is equal to constant into m1 m2 upon d square, and this constant was further called as capital G, and capital G is the constant of proportionality and has a special name. This constant has a special name as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कंटिन्यू करूंगा आपका अगला पॉइंट बेटा। हेलो फ्रेंड्स, अब फोर्स के बारे में आपको क्या पता है, ध्यान से देखिए। आपको ये पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बेटा। ठीक, तो कहना चाहूंगा फोर्स मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा ध्यान से देखिए, इंडिविजुअली अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा
F is directly proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to the distance, square of distance बेटा, ठीक। F is inversely proportional to the square of distance, सही। तो अगर आप ये इसको ही स्प्लिट करके मैंने कुछ ऐसे लिखा है, ठीक बेटा। अब अगर दोनों को आप ध्यान से देखो तो फोर्स मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास ट्वाइस किया तो क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास थ्राइस किया यानी 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बेटा यहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात करी है, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल चीज कहने जा रहा हूं। अगर आपका पहला ऑब्जेक्ट ट्वाइस किया गया और दूसरा ऑब्जेक्ट थ्राइस किया गया तो टोटल चेंज कितना है, ट्वाइस इंटू थ्राइस यानी 6 टाइम्स, तो फोर्स विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 6 टाइम्स। हाँ, अगर आप दोनों में से एक ही ऑब्जेक्ट को डबल करो तो फोर्स भी डबल होगा, दोनों में से एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रिपल करो तो फोर्स भी ट्रिपल होगा। क्यों? क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बेटा। अब बात करेंगे डिस्टेंस का। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। कितना? 2 मीटर, ठीक है बेटा। इसको अगर आप 4 टाइम्स कर दो, 2 मीटर की जगह 4 टाइम्स यानी 8 टाइम्स कर दो, तो बेटा आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ाया। यहां पे हमने क्या किया था, मास अगर ट्वाइस किया, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ट्वाइस किया तो फोर्स भी ट्वाइस होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास थ्राइस किया तो फोर्स भी थ्राइस होगा। व्हाई? बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ओके, पहला मास अगर ट्वाइस किया और दूसरा मास थ्राइस किया तो 2 3 जा कितना होगा फ्रेंड्स, 6, तो फोर्स विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर 6 टाइम्स। ओके, नाउ अबाउट डिस्टेंस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो बेटा अगर आप डिस्टेंस को ट्वाइस करो, दो ऑब्जेक्ट में के डिस्टेंस को अगर आप ट्वाइस करो तो फोर्स विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। क्यों सर? यहां पे मास ट्वाइस किया तो फोर्स भी ट्वाइस होता था, लेकिन अगर डिस्टेंस ट्वाइस किया तो फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि बेटा मास डिस्टेंस ट्वाइस करना तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्वाइस करा तो ट्वाइस का स्क्वायर यानी 4, तो फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। बेटा इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस 3 टाइम्स, if you increase the distance 3 times तो force will increase if distance is increased 3 times, if distance is increased 3 times force will decrease। distance बढ़ाया तो force decrease होगा my dear friends, I'm sorry, inversely proportional है। distance 2 times बढ़ाया तो force 4 times decrease होगा। distance 3 times अगर बढ़ाया, डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स बढ़ाया तो फोर्स विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स है ना डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 9 टाइम्स। सो फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स, फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9 टाइम्स। बेटा अगर आपने डिस्टेंस कम किया, इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस बाय 4 टाइम्स, इफ यू डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज होना यानी फोर्स बढ़ना और डिस्टेंस इंक्रीज होना यानी फोर्स कम होना, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है बेटा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस बाय 4 टाइम्स, नाउ हमको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है यानी फोर्स बढ़ने वाला है, force will increase, force will increase। why? because distance decreases तो force increases, distance decreases 4 times, decreases by 4 times, तो 4 का स्क्वायर करिए तो वो कितना होगा, 16, तो force will increase by 16 times,
फोर्स विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। सिंपल लैंग्वेज में एक ये साइड में मैं आपको बताता हूं, दोबारा बताता हूं, बेटा ध्यान से देखिए, क्लासिफाई करके बताता हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस फॉर्मूला को मैंने स्प्लिट करके लिखा ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो बेटा यहां पे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कैसा? डायरेक्ट। यहां पे कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर मास बढ़ता है तो इफ force increases, mass increases, force will also increase, and if mass decreases, force will also decrease, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स यानी उल्टा बेटा, अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके जरा से एग्जांपल्स मैं आपको लेता हूं। बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। सपोज इन दोनों में का कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप उसका मास है m1, अगर उसको आप 5 टाइम्स कर दो, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगर आप 5 टाइम्स करते हो तो फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। बेटा एक ऑब्जेक्ट का मास अगर आपने 5 टाइम्स किया और दूसरे वाले का ट्वाइस किया तो 5 टू जा, पहला 5 टाइम्स किया और दूसरे वाले का मास 2 टाइम्स किया तो 5 टू जा कितना होगा? 10 टाइम्स। उस केस में फोर्स कौन से फैक्टर से बढ़ेगा? 10 टाइम्स फैक्टर से बढ़ेगा। ठीक। If you increase the mass of one object, only one of the two by 5 times, force will also increase 5 times. If you increase the mass of one object by 5 times and the other by 2 times, so 5 2s are 10, क्योंकि force directly proportional product of masses है, तो ये 5 times हुआ, ये 2 times हुआ, 5 2s are 10, यानी force will increase by 10 times। ठीक। अब बात करेंगे डिस्टेंस का। Force is inversely proportional to square of distance. Beta, if you increase the distance by 3 times, if you increase the distance, ओरिजिनल डिस्टेंस से अगर आप नया डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाते हो, डिस्टेंस बढ़ेगा यानी फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, फोर्स विल डिक्रीज। अब यहां डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9, तो फोर्स विल डिक्रीज बाय 9 टाइम्स। समझ में आया? इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 4 टाइम्स, फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 16 टाइम्स। कितना टाइम्स? 16 टाइम्स। सो दिस इज all about the relation F is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. I hope आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे कि सर आपका कहना है कि 2 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किए थे, बट अगर सपोज मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस शेप का है और ये वाला ऑब्जेक्ट कुछ इस शेप का है, कहने का तात्पर्य मेरे दोनों भी ऑब्जेक्ट जो मैंने यहां पर आपको लेकर दिखाए हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विथ इररेगुलर शेप। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विथ इररेगुलर शेप। तो सर अब यहां पे डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे? कि यहां से यहां लेंगे, कि यहां से यहां लेंगे, कि यहां से यहां लेंगे? कौन से डिस्टेंस को करेक्ट मानेंगे? बराबर, क्योंकि हाँ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था तो क्या था, हमने दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया और वो डिस्टेंस कंसीडर किया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का। बट इन ऑब्जेक्ट्स का क्या, जिनके शेप्स इररेगुलर है, इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे लोगे? तो बेटा दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इररेगुलर इन शेप, आपको इन केस में क्या किया जाता है? एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा, सपोज इस ऑब्जेक्ट का यहां है और इस ऑब्जेक्ट का यहां है। ठीक बेटा, ये कोई सेंटर नहीं है, बट इसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ द मास।
क्यों बेटा? ये ऐसा पॉइंट है इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द एंटायर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. द एंटायर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is supposed to be concentrated at a specific point, and that specific point is called as the center of mass of that object. That specific point, the point where entire mass of the object is supposed to be concentrated, that point may lie inside the object or even outside the object. अगर suppose ऐसी भी केस हो सकती है फ्रेंड्स कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास यहां पर लाई करता हो, इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास. सो द सेंटर ऑफ अ मास इज अ पॉइंट, द सेंटर ऑफ अ मास इज अ पॉइंट विच मे लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एंड इज अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. बेटा स्फीयर की बात अगर करते हो तो एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम लोग दो स्फीयर के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्यों लेते हैं? बिकॉज ये दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पर एंटायर मास ऑफ द स्फीयर इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट बेटा, और इसीलिए हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं. अगर किसी ने मुझे कहा सर इस इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये है और इस इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, तो आप डी कौन सा लोगे बेटा? इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी उसको आप डी मानोगे. इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी उसको आप डी मानोगे बेटा. सो डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन any two objects, between the center of masses of any two objects. मैं क्या कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये पार्ट तो आपको समझ में आया होगा. मैं जो कहना चाहता हूं उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स. ठीक, सपोज ये है आपके दो स्फेरिकल मासेस, और ये है m1, ये है m2. ठीक, अब हमको जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कहां से कहां तक लिया जाता है बेटा? पहले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, इनके बीच के डिस्टेंस को माना जाता है d, इसको लिया जाता है. ठीक, अब दूसरा बात बेटा, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक, अब इनके बीच में पहले तो मैं इसके मास को नाम दूंगा m1 और इसके मास को नाम दूंगा m2. अगर आप मुझे कहे कि सर यहां पे आप d कैसा लोगे, यहां से यहां तक लोगे या यहां से यहां तक लोगे, कहां से कहां तक, तो बेटा यहां पर d कैसे लिया जाता है? पहले तो वो पॉइंट आपको कहा जाता है कि जहां पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. सपोज इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m1 एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इररेगुलर ऑब्जेक्ट m2. सो these are the 2 points where entire mass of the object is supposed to be concentrated. Now d will be taken as the distance between these 2 points. ठीक है बेटा, d will be taken between these 2 points. So आपको एक बहुत जरूरी चीज पेज नंबर 5 के टॉप पे ब्लू कलर के बॉक्स में दिया गया है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is the point inside or outside the object at which total mass of the object is supposed to be concentrated. ठीक,
and d is the distance joining the line of centers of masses. दोनों ऑब्जेक्ट के जो सेंटर ऑफ मासेस है उनके बीच के डिस्टेंस को d लिया जाता है बेटा, और पहले वाले के मास को कहा जाता है m1 और दूसरे वाले के मास को कहा जाता है m2। तो अगर आपको कोई पूछे कि बेटा स्पीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आप कहोगे कि स्पीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है। आपको पूछा जाएगा क्यों, कौन से पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है? ऐसा पॉइंट बेटा जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। इरेग्युलर शेप वाला कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कोई कहे कि ये उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी क्या, तो आप उसको कहोगे कि बेटा ये सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो। लास्ट के बिट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस वीडियो के लास्ट का जो बिट है इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो हम लोग जी को डिफाइन करने जा रहे हैं। फिजिक्स में डिफाइन करने का एक टिपिकल तरीका है जो मैं आपको क्लास 9th के वीडियोस में भी पढ़ा चुका हूं, क्लास 9th में या ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। बेटा फिजिक्स में मुझे कैपिटल जी को डिफाइन करना है, कैसे किया जाएगा? सपोज एक इक्वेशन देखिए, F इज इक्वल टू जी, m1 को मैंने लिया यूनिट, m2 को भी मैंने लिया यूनिट, और डिस्टेंस को भी, d स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस को भी मैंने लिया यूनिट। ठीक है बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो F इज इक्वल टू जी इंटू 1 है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर है 1, तो बेटा ये सब निकल जाएगा 1 और 1, तो यहां पर F इज इक्वल टू क्या बचता है? G। तो बेटा इसको देखकर मैं आपको डेफिनेशन सी, मैंने यूनिट मासेस लिए हैं और यूनिट डिस्टेंस, यूनिट यानी 1, यूनिट मासेस एंड यूनिट डिस्टेंस। सो G को कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? G is the gravitational force. G is the gravitational force. Is the gravitational G is the gravitational force. G is the gravitational force acting between two unit masses. Between two, G is the gravitational force acting between two unit masses that are separated by a unit distance. That are separated by a unit distance. डिस्टेंस भी 1 था। सो ये हुआ डेफिनेशन। G कैसे, मैंने यूनिट मासेस लिया और यूनिट डिस्टेंस लिया, फॉर्मूला में पुटअप किया तो आपको F इज इक्वल टू G। तो G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस दैट आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। दिस कैन बी कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन है बेटा। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में अगर आया हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा G के यूनिवर्सल वैल्यू पे। बेटा अब बात करेंगे G के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। द वैल्यू ऑफ G, the value of G that is gravitational universal constant। क्यों इसे universal constant कहा जाता है? Because the value of capital G that is gravitational constant is same everywhere in the universe and it is experimentally found to be, the value of G is experimentally found to be 6.673 into 10 power minus 11
6.673 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to minus 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg raised to minus 2। बेटा ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and is same everywhere in the universe and therefore it is called as universal gravitational constant। ठीक, this value must be learned, बेटा ये आपको लर्न होना चाहिए। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक, लेकिन ये कैसा आता है, ये इसको कैसे निकाला गया, ये जी का यूनिट ये कैसे आया, इसको मैं आपको लास्ट के पॉइंट में सिखाने जा रहा हूं बेटा, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जी का यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सी फ्रेंड्स, अगर हमको जी का यूनिट कैलकुलेट करना है तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। फोर्स इंटू डी स्क्वायर, डी डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में गया, अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। बेटा इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन है f इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। बस मैंने इसको रीअरेंज किया, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कौन बचा, g। ठीक है बेटा, अब यूनिट कैसे निकाला जाएगा इसका ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, इंटू डिस्टेंस का यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट है। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर। यहां पे है डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, ठीक। फोर्स न्यूटन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है मीटर तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 मास इंटू m1 इंटू m2 यानी मास इंटू मास। मास का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है केजी। ठीक है बेटा, दूसरे मास का भी ऐसा यूनिट क्या है, केजी। तो बेटा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो दिस बिकम्स न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन केजी इंटू केजी हो जाता है केजी स्क्वायर। एंड इसी यूनिट को न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। और अगर इसको रीअरेंज करो तो दिस बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर नीचे है, केजी रेज टू प्लस 2 तो वो ऊपर आ जाता, आकर हो जाएगा केजी रेज टू माइनस 2। एंड दिस इज हाउ आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। जी का वैल्यू क्या है बेटा, 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 और ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू माइनस 2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये दोनों भी करेक्ट है बेटा। तो दिस इज हाउ हमने हर एक चीज, क्या है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सारी चीजें, सारी कंसेप्ट आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई है बेटा। प्लीज बहुत मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, मजबूत पढ़ाई कीजिए, सारे कंसेप्ट्स को समझकर अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक्स्ट बुक कंटिन्यूअसली रेफर करते रहिए, अपने साथ रखिए। मानूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज याद से इसको लाइक करिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। याद से इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।